हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें हम यहाँ पे करने वाले हैं और हर एक सवाल को विस्तार से जानने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 से आज का आगाज करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ यूं दिख रहा होगा। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना जो राजवंश है वह कौन सा माना जाता है? हम इससे कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो मौर्य वंश हो जाएगा। आइए मैं इसको एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूं और आपका जो उत्तर यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, वो मौर्य वंश हो जाएगा। आइए इसके बारे में जान लें। मौर्य राजवंश जिसका टाइम पीरियड 322 से 185 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इन्होंने तकरीबन 137 वर्ष तक शासन किया है। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। इन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया और उसके बाद क्या हुआ, एक वंश की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा मौर्य वंश। क्लियर? चलिए, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बातचीत की है कि मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, जिन्होंने अपने गुरु की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार व घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य माना जाता है। चाणक्य का कुछ और भी नाम था जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। चाणक्य के बारे में हम बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने की वजह से इन्हें चाणक्य कहा गया। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? सवाल नंबर 4 है, उत्तर आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट किरदार है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस में प्रेम कथा, नायिका, विदूषक आदि का अभाव है तथा इस दृष्टि में यह संस्कृत साहित्य में अपना अलग स्थान रखता है। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए मुद्रा राक्षस संबंधित विशाखा दत्त। क्लियर? चलिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? सवाल नंबर 5 है, उत्तर आपका हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। आइए विस्तार से जान लें। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त के द्वारा दक्कन की विजय प्राप्त की गई थी। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 7 नंबर रहेगा, उत्तर आपका हो जाएगा 305। ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का सेनापति था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। दोनों के बीच में संधि हुई। इस युद्ध का वर्णन एपियानस नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? उत्तर की बात करेंगे तो ये भी आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आए हुए थे। सेल्यूकस ने यूनानी विद्वान मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में रहने के लिए भेजा। मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो तत्कालीन इतिहास, समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है या फिर माना जाता है। क्लियर? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे? उत्तर की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने मुख्यतया भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। इन्होंने नंदवंश का नाश करके
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु भी कहलाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? उत्तर होगा श्रवण बेलगोला। विस्तार से जान लें। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और अंत तक जैन बनकर रहे। चंद्रगुप्त बाद में जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में भिक्षुओं के साथ मैसूर के नजदीक श्रवण बेलगोला चले गए। वही जैन धर्म में प्रचलित मृत्यु संलेखना प्रथा के तरीके से उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इंपॉर्टेंट है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ कहा जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। भारत में अशोक का शासन काल बताना है आपको। सवाल नंबर 12 है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए इनके विषय में जान लें। अशोक बिंदुसार का बेटा था। अपने पिता के शासनकाल के दौरान वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद अशोक 273 बीसी के लगभग सिंहासन पर बैठा। अशोक के राजगद्दी पर पद ग्रहण तथा उसके वास्तविक राज्याभिषेक में 4 साल का अंतराल था। अशोक की मृत्यु 232 बीसी की मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? उत्तर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। सांची का महान स्तूप मूलतया सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में या 3वीं सदी में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? उत्तर की बात करेंगे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र करेक्ट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक मैकियावेली से की जाती है, जिसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का आश्रय लेने का उपदेश दिया है। मैकियावेली और कौटिल्य दोनों राष्ट्र को ही सब कुछ समझने का काम करते थे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको काफी प्रभावित किया? उत्तर की बात करेंगे करुवाकी। के नाम आपने सुना होगा। रानी कारुवाकी या कौरवकी एक मछुआरन थी जो बाद में सम्राट अशोक की पत्नी बनी। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वह अमर हो गई। इस शिलालेख के अनुसार वह अशोक की दूसरी पत्नी और तीवर की मां कहलाई। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ था? उत्तर की बात करेंगे आपका 15 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य का या चाणक्य का एक संस्कृत ग्रंथ माना जाता है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसके अंतर्गत 15 अधिकरणों का उल्लेख माना जाता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? उत्तर की बात करेंगे संघमित्रा और महेंद्र दोनों को ही भेजा गया था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन तकरीबन 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। इस संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। इसमें अशोक के पुत्र और पुत्री इन दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रिय भी कहा जाता है? उत्तर की बात करेंगे अशोक यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। देवानाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात थे। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, मिट्टूर तथा ये उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना बताना है आपको। सवाल बढ़िया है, उत्तर आपका स्तंभ हो जाएगा। और मौर्यकालीन मूर्तिकला का सबसे अच्छा नमूना अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कहे जाते हैं। मौर्य कला के नवीन और महान रूप का दर्शन अशोक के स्तंभों से ही मिलता है।
तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ में खंबे इस तरह की वास्तुकला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को ग्रहण कर लिया? उत्तर की बात करेंगे, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय के नियमों को धर्म में परिवर्तित करते हुए अशोक धर्म की स्थापना की, जिसका क्षेत्र मानवता की सेवा करना था। इन्होंने विराटनगर के विजय स्थल पर एक वर्षीय तपस्या की थी, जो कि बड़ी फेमस हुई। मौर्य सम्राट में प्रचलित मुद्रा का नाम, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या माना जाता है? उत्तर हो जाएगा पड़। विस्तार से जान लें। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पड़ थी। ये चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्रण खुदे हुए होते थे। इसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करनी है आपको। उत्तर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। आपको बता दें, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर माना जाता है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि कहे जाते हैं। यहाँ पर 12 वर्षों पर सिंहस्थ यानी महाकुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इसी नगरी में आते हैं। निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? सवाल नंबर 23 के उत्तर की बात करेंगे तो अजातशत्रु गलत है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। वह हर्यक वंश का शासक था। इसको बचपन का नाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसके बाद ही गद्दी प्राप्त करी थी। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। विशाखा दत्त के बारे में हम बात करेंगे तो हम पहले ही जान चुके हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो मुद्रा राक्षस है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये कथन किसका मानते हैं आप? उत्तर की बात करेंगे, आपका मेगास्थनीज यहाँ पे सही उत्तर है। मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा और इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की। मेगास्थनीज ने ही कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। तो ये आपका पहला पार्ट था जिसमें हमने 25 महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो बैच आपके स्टार्ट हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और आने वाले बैच के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। रेगुलर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे बैच आप प्राप्त कर सकते हैं, प्लस ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको पेड क्लास करने का अवसर मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे, जल्द भाग 2 के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।